Hello friends, welcome to the Sarokar classes. I am Aditya Pratap Singh. I am here with the new current affair class. आज 16 फरवरी का न्यूज़ हम लोग देखेंगे फ्रेंड, जो द हिंदू में पब्लिश होती है। उसमें एडिटोरियल और न्यूज़ दोनों ही हम लोग देखेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वीडियो वैसे ही हमें लग रहा है लेंदी होने वाली है थोड़ा, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड कोई भी मोरल वैल्यू हम लोग क्या है, कोई भी दुनिया में आपको आपकी ह्यूमैनिटी से बड़ा मोरल वैल्यू कोई नहीं दे सकता। आपका इंसानियत ही आपका सबसे बड़ा मोरल वैल्यू है। इसी से रिलेटेड हम पहली न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे फ्रेंड। ये कल के न्यूज़ में था, जिसमें देख रहे हो आप इंसानियत कितना नीचे जा चुकी है, कितना नीचे आज का इंसान गिर चुका है। इसी के चलते फ्रेंड कोई अरेस्ट नहीं हुआ था, जो कि आज की न्यूज़ में है कि एक 30 साल के आदमी को अरेस्ट किया गया है इस रिलेटेड केस में। और आप लोग ये न्यूज़ में पढ़ना भी नहीं चाह रहा हूँ फ्रेंड, क्योंकि इंसानियत इतना नीचे आज जा चुकी है। चलिए अब हम लोग ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एडिटोरियल डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या एडिटोरियल आया है। फ्रेंड ये है जो पैंडेमिक की वजह से स्कूल हमारा बंद था, उसको किस तरीके से आगे लेके चलना है उसके बारे में हल्का फुल्का एक ओवरव्यू लेंगे। ये वाला फ्रेंड जो है, ये कई सारे स्टेट्स में जो ऑनलाइन गेमिंग है और गैम्बलिंग है उसको बंद किया जा रहा है। तो इसी के रिस्पेक्ट में क्या कोर्ट का क्या काम है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये वाला फ्रेंड जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये जम्मू एंड कश्मीर के बारे में है। वहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाली आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक तमिलनाडु के बारे में बात कर रहा है। इसमें हम लोग फ्रेंड जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एक सेंसस होता है, एक कास्ट सेंसस होता है। तो वो कास्ट सेंसस हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। ये वाला फ्रेंड हम लोग देखेंगे कि इस समय जब ऑफिस ऑफिस सबके खुल रहे हैं, स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, तो एक कमरे में सभी कुछ, अगर उसमें ओमिक्रॉन पेशेंट या फिर कोविड के पेशेंट भी आ गए तो उनके साथ कैसे रहना है, इसके बारे में बात की गई है। और इस वाले आर्टिकल में फ्रेंड एक टेबल टेनिस के बारे में बात किया गया है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरा डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे। आप अगर मन लगा के सुनेंगे तो मज़ा भी आएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि फ्रेंड ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर है। ये आज क्वेश्चन जो टेक्स्ट एंड सेक्शन में आता है उसमें भी है, और ये पूरा डिटेल्ड मैनर में कवर कर लेंगे यहाँ पे, कि इसके बाद अगर कभी भी आर्टिकल आए तो आपको कोई भी जो है कन्फ्यूज़न ना हो इसके बारे में। तो फ्रेंड सबसे पहले गेमिंग क्या होता है, गेम इसमें हुआ क्या फ्रेंड, देखिए आप। इसमें कहा क्या हुआ, इसमें कर्नाटका में क्या हुआ, 1 सेकेंड फ्रेंड, इसमें कर्नाटका की बात की गई है और उसी से रिलेटेड और भी कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल लिए गए हैं। इसमें क्या हुआ, कर्नाटका की गवर्नमेंट जो थी, कर्नाटका की पुलिस जो थी, वो कुछ दिनों पहले एक अमेंडमेंट लेके आई, जिसका नाम हुआ कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट। इसने क्या किया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग पे जो है रोक लगा दिया, कि आप ऑनलाइन गेम भी नहीं खेल सकते और ऑनलाइन गैम्बलिंग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर कोई ऑनलाइन गेम खेलता है जिसमें पैसा वगैरह लगता है, तो उससे क्या होता है, आज के नौजवान जल्दी इन्फ्लुएंस होकर खेलने लगते हैं ऐड वैड देख के। तो उससे वो इतने कर्जे में आ जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी मेंटल प्रॉब्लम भी हो जा रही है और उनको पैसे की बहुत दिक्कत हो जा रही है और कर्ज के अंदर दब जा रहे हैं। इस कारण कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसे बंद किया था। लेकिन अभी कोर्ट ने क्या कहा है, अभी कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग एडिक्टिव तो हो सकती है, हो सकता है किसी को लत लग जाए, लेकिन ये इंडिविजुअल के फ्रीडम के अगेंस्ट में होगी। अगर हम लोग ने इसे बैन कर दिया तो ये इंडिविजुअल का फ्रीडम हम लोग ने हनन कर दिया, ठीक है, उसका वायलेशन कर दिया। अब इससे आगे चल के क्या बात करते हैं कि कुछ दिनों पहले उसने एक और गेम बंद किया था जिसका नाम था रमी एंड पोकर। इसमें भी पैसे से कुछ रिलेटेड होता है फ्रेंड, कि जिसमें हम लोग पैसा वैसा जो है मतलब ऐड करते हैं, उससे रिलेटेड है ये भी गेम। और आगे क्या हुआ कि ये जैसे हमने बात किया कि जो है, अगर ऑनलाइन जैसे हम लोग कभी एक वो था फ्रेंड, कई सारे ऐप हैं इस समय जो ट्रेड से भी रिलेटेड हैं। जैसे हम लोग इसमें जो आईपीएल में कई सारे आते हैं
पैसा लगाने वाले उसमें भी एडिक्टेड हो जाते हैं, उसमें पैसा लगाने लगते हैं, लेकिन हमको रिटर्न नहीं मिलता है, तो इससे हम और भी ज़्यादा मीन्स डेफिसिट में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा मतलब आमदनी उतना नहीं है जितना हमारा खर्च होता जा रहा है। तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे बैन कर दिया था कुछ ऑनलाइन गेम्स को। लेकिन आगे क्या हुआ, कुछ एक्सपर्ट्स ने माना कि कुछ एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो यहाँ पे गेम खेला जाता है ऑनलाइन, इसमें हो सकता है आप किसी इंडिविजुअल के खिलाफ ना खेल रहे हो सकता है आप मशीन के खिलाफ खेल रहे हो, तो उसमें तो आपका जीतना असंभव है। जैसा कि आप देखते होंगे, आप अगर पबजी खेलो, ठीक है, तो पबजी में आप एक एक प्लेयर दूसरा हो गया, एक प्लेयर दूसरा हो गया, दोनों ने ज्वाइन किया, आप दोनों गेम खेल रहे हो, आप दोनों अपनी स्किल के आधार पर जीतोगे, जो ज़्यादा स्किल वाला होगा वो जीत जाएगा। कैरम बोर्ड में क्या हुआ फ्रेंड, जो ज़्यादा स्किल वाला होगा वो जीत जाएगा। चेस में क्या हुआ, जो ज़्यादा स्किल वाला होगा वो जीत जाएगा। लेकिन फ्रेंड आप अगर सोचो कि लूडो किंग में जो ज़्यादा स्किल वाला होगा वो जीत जाएगा, तो ऐसा कैसे है? अगर आप कंप्यूटर से खेलते हो या आप आपस में ही दो लोग खेलते हो, तो जो कंप्यूटर डिसाइड करेगा ना कि आपका आपकी बार अगर डाइस फेंक रहे हो तो कितना नंबर आएगा। तो इसमें ये कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इसमें बहुत ही घपलेबाजी होती है, बहुत ही गलत तरीके से इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि आप जो गेम खेल रहे हो सकता है कि वो आप इंडिविजुअल के खिलाफ ना खेल रहे हो सकता है आप मशीन के खिलाफ खेल रहे हो, तो उस टाइम तो गलत आपको मतलब परेशान भी किया जाता है, गलत तरीके से आपका यूज़ भी किया जा सकता है, पैसा वैसा आप लगाओ और मशीन गलत नंबर दे दे, वो पैसा आपका चला जाए। तो इस तरीके से कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो अमेंडमेंट आया था इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है। किन ग्राउंड्स पे किया, इसने कहा कि एक तो ये फंडामेंटल राइट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। आप जो ये बंद कर दे रहे हो, इस जो गेम आप बंद कर रहे हो उसको कोई ना कोई कंपनी चला रही होगी, तो उस कंपनी का फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो उसका वायलेशन हो रहा है पहले तो। दूसरे पे एक एक्सप्रेशन और लिबर्टी का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। जो आदमी उसे खेल रहा है उसकी फ्रीडम है, उसको एंटरटेन करने दो भाई, आप क्यों बीच में पड़ रहे हो, ऐसा मतलब कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा है। और इसके चलते जैसे अभी ये हम कर्नाटका का केस देख रहे हैं, लेकिन ऐसे सिमिलर लॉ तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था, जो कि मद्रास हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। सितंबर में केरला हाई कोर्ट ने भी ऐसे ही कुछ जो हैं ऑर्डर्स को उसने भी स्ट्रक डाउन किया था, क्वेश्ड कर दिया था, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के। तो अब इसी में हमने देखा कि ये सारे राइट्स हैं इंडिविजुअल के, कुछ राइट्स हैं कंपनीज़ की, तो इनका वायलेशन तो नहीं हो सकता भाई। अगर आप किसी को मना कर रहे हो, उसके राइट का वायलेशन हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो इस तरीके से केरला हाई कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया है। इसने कहा है कि केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी बात कही फ्रेंड, यहाँ पे उसने क्या कहा कि दो तरीके के गेम होते हैं। एक तो गेम होता है गेम ऑफ स्किल, एक गेम होता है गेम ऑफ चांस। एक होता है गेम ऑफ चांस, एक होता है गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ स्किल में आपकी स्किल डिफाइन करती है कि आप वो गेम जीतोगे या नहीं, लेकिन गेम ऑफ चांस में क्या होता है, आप वो चांस डिसाइड करेगा, वो मशीन डिसाइड करेगी। तो ये गेम ऑफ चांस तो गलत है, लेकिन गेम ऑफ स्किल तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई चेस खेलना चाह रहा है और चेस उसको ऑनलाइन मिल रहा है, उससे वो कुछ पैसे कमा सकता है, तो ये तो अच्छी बात है ना फ्रेंड। तो इस तरीके से केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छी बात कही है, ठीक है। केरला हाई कोर्ट ने आगे क्या कहा है, केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि जिसमें स्किल और नॉलेज लग रहा है वो तो अच्छा है, लेकिन जिसमें चांस लगता है वो गलत है। तो आप चांस वाले के लिए कोई रूल ले आ सकते हो, स्किल वाले के लिए आप कोई रूल नहीं ला सकते हो, ये बात कही है। जैसा मैंने आपको डिस्कस किया, पबजी में आपके पास स्किल है तभी तो आप खेल रहे हो, कैरम बोर्ड आपके पास स्किल है कि अगर हम यहाँ से गीट मारेंगे, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगी, तो ये तो आपका स्किल है फ्रेंड। चेस में भी आपको पता है कौन क्या चाल चल रहा है, इससे आगे वो क्या कर सकता है, ये भी आपका स्किल है। लेकिन लूडो किंग एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आप ले सकते हो कि इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, चाहे जो खेल सकता है, ये तो लक ऑफ चांस है, ठीक है। आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। आर्टिकल 16 बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी के बारे में। इसमें से आर्टिकल जो 19 है, इसी में बात की गई है फ्रेंड कि अगर आप कोई प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस कर रहे हो तो ये आपका राइट है। इसी का वायलेशन हाई कोर्ट ने बताया है कि हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जजमेंट में स्टेट गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट एक्ट था, द कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट, उसको केरला कर्नाटका हाई कोर्ट ने, पहले केरला हाई कोर्ट ने,
फिर उससे पहले तमिलनाडु हाई कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया है। तो इससे आप जान सकते हो कि आगे आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग चालू रहेगी। और जैसा कि फ्रेंड अभी जो तमिलनाडु गवर्नमेंट थी जिसके द्वारा चला गया है सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, लेकिन अभी जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उसके बारे में क्लियर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गया है कि नहीं गया है। लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। तो आगे जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा, ये अगस्त 2021 में गया था मद्रास हाई कोर्ट के स्ट्राइक डाउन करने के बाद। इसका जो तमिलनाडु जो कानून लेके आया था ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये जो है मद्रास हाई कोर्ट के मतलब अपोज में इससे रिलेटेड अब मद्रास हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, इसको स्ट्रक डाउन कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट के डिसीजन को। तो ये चले गए सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु वाली गवर्नमेंट। तो अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि क्या सेंटर को या स्टेट को इस सब्जेक्ट पर लॉ बनाने का अधिकार है, या ऑनलाइन गेमिंग गलत है या सही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा वही फाइनल होगा, वही हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये आएगा जजमेंट तब। लेकिन अभी क्या बताया गया है फ्रेंड कि अभी क्या बताया गया है कि अभी फ़िलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट गई है, कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में बातें क्लियर नहीं है। लेकिन जो तमिलनाडु गवर्नमेंट के जाने से ही डिसीज़न आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो हर जगह माना जाएगा। इसी के बारे में हम लोग जब डिसीज़न आएगा तब डिस्कस करेंगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है फ्रेंड कि जो ऑनलाइन गेमिंग की वजह जो ऑनलाइन गेमिंग है, इस पे जो बैन वगैरह लग रहे हैं इस टाइम, जो अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट जो बैन लगा रही है, वो सही है या नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया जाएगा जब वो जजमेंट देगा तब। तो हम लोग तब इसके बारे में पूरे डिटेल्ड मैनर में कवर करेंगे। फिलहाल आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा ये आर्टिकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। इसका लोगो ये है, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या हुआ है फ्रेंड कि इसको सस्पेंड कर दिया गया है। जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया था, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, इसको सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन अब आप देखिए मुद्दा क्या था। पहले आप देखो कि टेबल टेनिस फेडरेशन से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स आप देख सकते हो जो एग्जाम में पूछ सकता है। इस समय इसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछ सकता है जो कि दुष्यंत चौटेला हैं। ठीक है, ये ज्यूरिसडिक्शन नेशनल होता है इसका। इसमें जो है 32 स्टेट्स आते हैं एंड 37 इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इसको टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया बोला जाता है। 1926 में ये फाउंड हुआ था। ठीक है, और ये किसके साथ काम मिलके करता है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के साथ मिलके काम करता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और जानते हैं कहानी पूरी है क्या। मैं आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड करा ही दिए जाएंगे यहाँ पे। तो इसमें हुआ क्या था फ्रेंड्स कि जब हमारा जो भारत था वो ओलंपिक्स में बहुत सारे मेडल्स लेके आया, तो लोगों की आशाएं बढ़ गई कि जो आने वाले समय में कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं और एशियन गेम्स होने वाले हैं इस साल के आखिरी में, उसमें भी हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो लोग बहुत ही लालायित हो गए, बहुत ही होपफुल हो गए। तो इससे हुआ क्या, इसमें दिक्कत क्या आई? अगर लोग होपफुल हुए तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे बहुत बड़ी थी। उसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि ये जो थी, पहले आप इनका नाम जानिए। इनका नाम क्या है फ्रेंड? इनका नाम है मनिका बत्रा। ठीक है, इनका नाम है मनिका बत्रा। इन भाई साहब का नाम है इन भाई साहब का नाम है सौम्यादीप राय, और इनका नाम है सुत्रिता मुखर्जी। सुत्रिता मुखर्जी, ठीक है, सुत्रिता मुखर्जी, और इनका नाम है सौम्यादीप राय। ठीक है, ये कोच हैं और ये एक प्लेयर हैं, ये एक प्लेयर हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जब आप लोग देखिए कि कुछ जो बॉडीज़ थी, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया था इसको जो है सस्पेंड कर दिया। तो इसी से चलते जो प्लेयर्स हैं वो इस समय किस में हैं, ये आप एक वर्ड देखो, ये लिम्बो में हैं। लिम्बो का क्या मतलब होता है? लिम्बो का क्या मतलब होता है कि जब आप दो सिचुएशन के बीच में फंसे रहो और आप ये ना समझ पाओ कि हमें क्या करना है, तो उस सिचुएशन को लिम्बो कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को, तो प्लेयर जो है, तो टेबल टेनिस में हमारा पिछला परफॉर्मेंस कैसा रहा है? पहले हम 8 मेडल्स ला चुके हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है जो 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में हमको मिला था, और उसमें से कुछ जो हैं ब्रॉन्ज के हैं जो हमें एशियन गेम्स में मिले हैं। टोटल हमें 8 मेडल्स मिले हैं।
तो ऐसा हम कह सकते हैं टेबल टेनिस में हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। लेकिन हुआ क्या कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया इस समय सस्पेंड क्यों हुआ, ये हम देखते हैं। तो ये जो भाई साहब थे, ये टेबल टेनिस के कोच थे। इन्होंने इनको कहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, मनिका बत्रा जी को, इनको कहा कि आप इनसे हार जाओ। ठीक है, क्या कहा, 1 सेकंड आप लोगों को एकदम क्लियर समझाता हूँ। ये भाई साहब ने कहा इनसे कि आप इनसे जो है हार जाओ। तो इसीलिए ये चली गई हाई कोर्ट। इन्होंने अपने प्ली में कहा कि हमको सौम्यादीप रॉय जो कोच हैं, उन्होंने कहा कि हम सुत्रिता मुखर्जी से एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में हार जाएं। ठीक है, क्वालिफायर में ये हार गई तो ये फाइनल तक पहुंची ही नहीं। तो जब ये इसके बारे में एक कमेटी बैठाएगी 3 मेंबर्स की, और उस कमेटी ने जब अपना रिपोर्ट दिया, उसी के चलते हाई कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस समय हुआ क्या फ्रेंड कि जो टेबल टेनिस, एक तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये तीनों बैटल में फंसे हुए हैं। इसमें से टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है सस्पेंड कर दिया गया। तो इससे हुआ क्या कि जो है, जब टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया, तो प्लेयर्स अब सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन करें ओलंपिक के लिए, या फिर अपनी प्रिपरेशन ना करें, या कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम के लिए अपनी प्रिपरेशन करें या ना करें। क्योंकि जो अब जो जिसके द्वारा इसका सिलेक्शन होगा वो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन होगा, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि किसके साथ मिलके काम करता है। तो उसमें आपने देखा था कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन अब ये सेलेक्ट करेगा। लेकिन ये हो सकता है कि हमारे यहाँ के लोगों को ना ले या सिलेक्ट ना करे, या उन्हीं को केवल सेलेक्ट करे जो इसके साथ एफिलेट होकर काम कर रहे हैं और उनके यहाँ वो प्रैक्टिस किए हैं, केवल उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट करे। तो ऐसे में प्लेयर्स जो हैं वो लिम्बो में फंसे हुए हैं, दो सिचुएशन के बीच में फंसे हुए हैं कि हम जो है कि अपनी प्रिपरेशन करें कॉमनवेल्थ गेम एशियन गेम के लिए या फिर ना करें। तो ये पूरा आर्टिकल इसके बारे में था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आप देख सकते हैं इस समय कितना गलत तरीके से काम होता है हमारे कंट्री में फ्रेंड। ये भाई साहब कोच थे, इनको तो और मोटिवेट करना चाहिए था, लेकिन ये इनसे कह रहे हैं कि आप जो है इनसे हार जाओ। ठीक है, तो ये सब करना बहुत गलत है फ्रेंड। आगे हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ फ्रेंड, 370 आर्टिकल हटने के बाद वहाँ का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो, तो जब फ्रेंड 370 हटा तो यहाँ का जो इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो गया। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इन फोर्स में आ गया। और जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ के दो यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। एक तो आप देख रहे हो लद्दाख, और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी के चलते जब इसको तोड़ दिया गया, तो पहले जो यहाँ पे असेंबलीज थी उनका सबका सही से, मतलब सही से पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे सीटें कितनी चाहिए असेंबली और पार्लियामेंट में, ये सब के लिए हमने एक डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया। ठीक है, डीलिमिटेशन कमीशन पहले आप समझो होता क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि पूरा मुद्दा क्या है। डीलिमिटेशन कमीशन क्या होता है, डीलिमिटेशन कमीशन हर एक सेंसस के बाद बिठाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जितनी बड़ी एरिया है उसमें जितना पॉपुलेशन रह रहा है उन सभी एरिया को, जैसे एक एरिया ये है मान लीजिए जम्मू कश्मीर में, एक एरिया ये है मान लीजिए जम्मू कश्मीर में। अब इसमें 5 लाख लोग वोट कर रहे हैं और किसी असेंबली लीडर को जिता रहे हैं, और इसमें मान लीजिए 25 लाख लोग वोट करके किसी असेंबली लीडर को जिता रहे हैं। तो ये तो बहुत ही गलत हुआ फ्रेंड, क्योंकि इसमें 25 लाख लोग वोट कर रहे हैं, इसमें 5 ही लाख लोग वोट कर रहे हैं। तो इसको भी ऐसे तोड़ा जाए कि जो है अगर ना बराबर हो पाए, तो इस तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोटर्स या पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बराबर रहें, कि जिससे सब कोई बराबर रहे, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बराबर रहे। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन लाया जाता है, जो कि हर एक सेंसस के बाद देखते हैं हम लोग, और इसका सही से फिर से रीएलोकेट करते हैं। ठीक है, और इसमें जियोग्राफिकल एरिया के रिस्पेक्ट में जो है पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको एडवांटेज नहीं दिया जाता है। इसमें एरिया के रिस्पेक्ट में हर एक एरिया को ऐसे सही से बिठाया जाता है जिसमें वोटर्स पॉपुलेशन के आधार पर आते हैं, और एक वोट की एक वैल्यू होती है। आर्टिकल 82 के अंदर में पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन बैठाती है, और आर्टिकल 170 के अंतर्गत स्टेट डिलिमिटेशन एक्ट लाता है प्री सेंसस के बाद। स्टेट लाता है 170 के अंदर और पार्लियामेंट लाती है 82 के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस समय ये न्यूज़ में है।
पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1950-1951 के बीच में हुआ था, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा चलाया गया था और इलेक्शन कमीशन के मदद से। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट पहली बार कब आया? 1952 में आया डिलिमिटेशन एक्ट। और डिलिमिटेशन कमीशन अब तक बने कितने समय है? 4 बार बने हैं, 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में। ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करता है। इसमें होते कौन कौन हैं? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। इस समय हमारे कंट्री में कौन है? सुशील चंद्रा साहब हैं। और वहाँ के जो जिस स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जा रहा है, वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। ये करते क्या हैं? ये नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी और उसकी बाउंड्री तय करते हैं और पॉपुलेशन के आधार पर उनको एलोकेट करते हैं कि आप मान लीजिए इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे 5 लाख लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, 5 लाख लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, 5 लाख लोगों का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। इस तरीके से ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इनका यही काम होता है। तो यहाँ पे अब बात जम्मू एंड कश्मीर के बारे में की जा रही थी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप कुछ चीज़ें और जानिए। अगर इनके बीच में आपस में जो है अगर इनके बीच में आपस में जो है ओपिनियन का कमी हो गई, ओपिनियन नहीं बैठ पा रहा है, तो जो है मेजॉरिटी का डिसीजन प्रिवेल होगा। 3 लोग हैं, अगर 2 लोग जो चीज़ कहेंगे वही माना जाएगा, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन एक हाई पावर बॉडी है, जिसका जो डिसीजन है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही गलत है फ्रेंड, अगर मेरे समझ से देखिए तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को हर एक चीज़ में पावर होनी चाहिए कि वो चीज़ चेक कर सकते हैं, ताकि कहीं भी लूप होल ना हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिलिमिटेशन कमीशन के एक्ट के डिसीजन को कोई भी किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होगे, अब आप सोचोगे डिलिमिटेशन कमीशन का जो है अध्यक्षता कौन करता है, ठीक है। डिलि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, इसमें हेड कौन होता है? तो इसमें हेड इस समय जो है फ्रेंड, इसमें जो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं, रंजना प्रकाश देसाई हैं, देसाई रंजना रंजना प्रकाश देसाई हैं, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हेड कर रही हैं इस समय, जो जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था, उसने एक इंटरिम रिपोर्ट पास किया है। उसमें इंटरिम रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि जो सीट्स दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, जो नए सीट्स दिए गए थे, ठीक है, पहले आप शुरू से समझो। इसमें हुआ क्या कि 6 सीट बढ़ी जम्मू प्रोविंस में, ठीक है, और 1 दे दिए कश्मीर में। पहले आप देखो थे कितने थे? टोटल 83 सीट, 7 ये लोग बढ़ा दिए, हो गए 94। लद्दाख में 4 हैं फ्रेंड, ठीक है, लद्दाख में 4 सीटें लद्दाख के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं कि 83 थी, 7 बढ़ गई, 90 हुई। तो 90 में से क्या हुआ कि ये लोग 9 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दिए और जो है 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिए, ठीक है। तो कश्मीर को केवल 1 सीट दिया गया, ठीक है। और इसका एक ख़ास बात क्या था फ्रेंड कि यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जब पहले 370 हुआ करता था, तो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे, हालांकि वहाँ का अपना जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, तो ऐसा कहा जाता है कि उसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी ये चीज़ मेंशन है कि अगर आप किसी को अगर रिजर्वेशन देना चाहते हो तो दे सकते हो। जैसा कि आपको मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि इनको शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन दिया गया और शेड्यूल ट्राइब को कितना रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन वहाँ के लोकल लीडर्स क्या होते थे, वो फ़ायदा उठाते थे। जब इलेक्शन आता था तो कहते थे कि हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कराएंगे, इलेक्शन ख़त्म, कहानी ख़त्म, ऐसा होता था। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन सबको दिया गया है पहली बार। पहले पहली बार जो है यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, जैसे आप देख सकते हैं, पहली बार एसटी कम्युनिटी को रिजर्वेशन लेजिस्लेटिव असेंबली में मिला है जम्मू एंड कश्मीर के। और ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, ये सीट रिज़र्व करने की बात भी कर रहा है शेड्यूल कास्ट के लिए भी, शेड्यूल कास्ट के लिए भी ये सीट रिज़र्व करने की बात कर रहा है, ठीक है। और ये बात और आगे क्या बात कर रहा है कि जो 7 सीट एससीज के लिए रिज़र्व हैं, ठीक है, लेकिन एसटीज के लिए कोई भी सीट रिज़र्व नहीं थी पहले। लेकिन अब देखिए आप, एसटीज को भी सीट्स दी जा रही हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कह रहे हो पहले नहीं रिज़र्व थी लेकिन अब दी जा रही हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग बहाना बना के छूट जाते थे, लेकिन अब छूटने का कोई चांस इनके पास नहीं है। जब
इन कम्युनिटीज़ को जो है यहाँ पे एसटी का स्टेटस मिल गया। गुज्जर्स, बकरवाल्स, गद्दीस और सिप्पीस को, इनका पॉपुलेशन आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है फ्रेंड। ठीक है, जो यहाँ पे जो बकरवाल्स थे वो 1 लाख से ज़्यादा हैं, जो 46,000 से ज़्यादा जो गद्दीस हैं, 5,000 से ज़्यादा जो हैं वो सिप्पीज़ हैं। लेकिन इन लोगों को रिजर्वेशन अभी तक नहीं दिया जाता था, क्योंकि आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 के होने के कारण जो यहाँ पे रीज़न था, अब्सेंस था रिजर्वेशन। ठीक है, लेकिन अब जब 370 हट चुका है और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ पे इन्फोर्स हुआ है, तो सभी को बराबर में लेके चला जा रहा है। यही बात यहाँ पे की गई है और इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझ में आया होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे कही गई है वो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कहा गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट बिना वुमेन के रिप्रेजेंटेशन से नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक वुमेन किसी भी चीज़ में रिप्रेजेंट नहीं होंगी तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। और यहाँ पे इसीलिए बात की गई है कि वुमेन को भी डेवलपमेंट देना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो पहले जब 370 था तो यहाँ पे जो कुछ ट्राइबल पीपल रहते थे, जो यहाँ पे कुछ ट्राइबल लोग रहते थे, उनको फॉरेस्ट राइट भी नहीं हुआ करता था। लेकिन अब इसी की बात की जा रही है कि फॉरेस्ट राइट को और वुमेन के जो वुमेन का जो मतलब वुमेन का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वुमेन ने पहले कुछ दिनों में जो है यहाँ पे, आप लास्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का इलेक्शन होता है, उसमें अपना रोल दिखाया है। वहाँ पे वो लीडरशिप कर सकती हैं, ऐसा उन्होंने प्रूव कर दिया है। तो अब हम लोगों का वुमेन का पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स पहले नहीं दिया जाता था, हालांकि ये चीज़ गलत है कि वहाँ पे लिखा था, ये लोग कहते थे कि कहीं भी लिखा नहीं है प्रोविज़न में कि हम लोग रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन ये चीज़ गलत थी पूरी तरीके से। गुलाम नबी आज़ाद जो थे, ये साहब ने अपने टेन्योर में कुछ मेहनत भी किया इस चीज़ को लाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया, जितना ये चाहते थे उस तरीके से नहीं हो पाया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चीज़ क्लियर हुआ होगा। और जो यहाँ पे हेड कर रही हैं उनका नाम है जस्टिस रंजना देसाई प्रकाश। ठीक है, रंजना देसाई प्रकाश उनका नाम है, जो इस डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के लिए बना है उसको हेड कर रही हैं। यहाँ पे फ्रेंड कास्ट डाटा का इम्पॉर्टेंस बताया गया है कि हमें कितनी ज़रूरत है। फ्रेंड आपको कास्ट डाटा का ज़रूरत किस लिए है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कास्ट डाटा का ज़रूरत हमको इसलिए है क्योंकि कास्ट डाटा अगर हमको मिल जाएगा तो हम ये पूरी तरीके से बता सकते हैं कि अभी भी जो जिसको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं या जो फिर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो प्रोवाइड करा रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या वो अभी भी उस कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी हमने उनके लिए डिस्क्राइब की थी, जैसा कि ईडब्ल्यूएस कोटा है फ्रेंड। इसके बारे में एक अलग वीडियो सेपरेट आने वाली है बहुत ही जल्द चैनल पे, आप रिसेंट कंट्रोवर्सीज में जाके इसके बारे में पढ़ सकेंगे। ईडब्ल्यूएस कोटा है। ईडब्ल्यूएस कोटा में फ्रेंड आज अगर आप डिसाइड कर रहे हो 8 लाख पर एनम अगर किसी फैमिली का इनकम है, मान लीजिए 2 साल बाद उसका इनकम क्या हो गया, उसका इनकम 20 लाख हो गया, लेकिन उसमें 2 बच्चे थे, एक का सिलेक्शन हो गया, वो सिलेक्शन पाने के बाद उस फैमिली का इनकम बढ़ के 20 लाख हो गया, तो 20 लाख हो तो गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसको अभी भी ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिल रहा है। तो ये तो गलत है ना फ्रेंड्स, क्योंकि हमें फिर से चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इसके बारे में चेक करना चाहिए। तो इसीलिए जब हमारे पास डाटा होगा हम उसके बारे में जान पाएंगे कि किसको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डाटा विल हेल्प अस टू डिटरमाइन हु नीड्स एंड हु डज नॉट नीड अफर्मेटिव एक्शन। जो हम लोग रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हमारे पास डाटा होगा तो हम ये चीज़ क्लियर कर सकेंगे कि किसको ज़रूरत है, किसको ज़रूरत नहीं है। पहला कास्ट सेंसस जो हुआ था वो 1881 में हुआ था ब्रिटिश के टाइम पे फ्रेंड। और जो 2017 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन यूज़ किया कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 में। पहली बार तो हुआ था फ्रेंड 1881 में, लेकिन जो 2011 में हुआ था, हालांकि ये बहुत ही सही सटीक नहीं माना गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अपने कुछ स्कीम्स वगैरह देने में यूज़ किया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट ने इसको जो है कुछ स्कीम्स वगैरह देने में यूज़ किया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे पॉवर्टी लाइन में कौन कौन से हैं, रूरल एरियाज़ में कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था, इसको यूज़ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट मंथ जो है 27% का जो ओबीसी को दिया जाता है, ये जो नीट का एग्ज़ाम था फ्रेंड, उसके इंट्रेंस में ये चीज़ चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया है और कहा है कि हम जो हैं इसका इक्वलिटी हम लोग एक्सटेंड करने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ना कि एक्सेप्ट करने के लिए दे रहे हैं। एक्सेप्ट करने के लिए नहीं दे रहे हैं, एक्सटेंड करने के लिए दे रहे हैं। ये जो 27% कोटा हमने रख रखा है इसलिए ओबीसीज को। ये जब हम ईडब्ल्यूएस आपको वीडियो लाएंगे उसमें एकदम डिटेल्ड मैनर में आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिर नीट का मुद्दा था क्या, ठीक है। लेकिन फ्रेंड हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में ये रखना चाहिए कि हम लोग रिजर्वेशन दे तो रहे हैं लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। हम लोग पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, हालांकि जो गरीब है उसको फैसिलिटी दे रहे हैं, जो अमीर है उसको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उसको अभी हम लोग कुछ भी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ये तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। इसमें लोगों को क्या मानना है, लोगों कहते हैं, कई लोग कहते हैं जो इसके अपोज में है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, वो कहते हैं कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए। इसके चलते जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बहुत ही फेमस जज जो अगला चीफ जस्टिस बनेंगे हमारी कंट्री का फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। ये जब हम लोग पर्सनालिटीज़ वाली वीडियो लाएंगे उसमें इनके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, या आप लोगों को अगर टाइम मिलता है तो इनके बारे में ज़रूर पढ़िए फ्रेंड्स। इनके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं और गवर्नमेंट का अपोज बहुत ही अच्छे जगहों पर किया गया है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कास्टलेसनेस एक प्रिविलेज है जो कि केवल अमीर आदमी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन अगर जो गरीब है उसे हमें अभी जो रिजर्वेशन है वो देना पड़ेगा उनके कंपैरिजन में लाने के लिए। आप डिटेल में समझो इस चीज़ को। इन्होंने कहा कि अगर हम लोग कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे तो केवल अमीर को फ़ायदा होगा, लेकिन जब हम गरीब को लाकर अमीर के बराबर खड़ा कर देंगे और कास्टलेस सोसाइटी बना देंगे, सभी बराबर रहेंगे, तो एक अच्छे मैनर में चीज़ें आगे चल सकेंगी, ठीक है। इस तरीके से इनके द्वारा इन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट के होते हैं वो अपना जो आइडेंटिटी है वो कास्ट आइडेंटिटी इसलिए रखते हैं कि ताकि वो जो रिजर्वेशन वगैरह उनको दिया जा रहा है उसका वो बेनिफिट उठा सकें। लेकिन अगर अमीर को कह दिया जाए कि आप ना बताओ आपका कास्ट क्या है, तो हो सकता है वो ना बताए क्योंकि उसको उससे कोई बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर गरीब को कह दिया जाए तो ये उसके लिए बहुत ही गलत बात होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले कुछ केसेस में, जब जैसे महाराष्ट्र ने मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे दिया था जो 50% एक्सीड कर रहा था, जो इंदिरा साहनी केस में लिमिट तय की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। जो इंदिरा साहनी केस में कहा गया है कि 50% रिजर्वेशन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते किसी को भी, आप रिजर्वेशन दो लेकिन टोटल 50% ही रिजर्वेशन दो। लेकिन इस समय इसका वायलेशन हो चुका है फ्रेंड। हालांकि वो बहुत सारे रीजंस अलग अलग हैं, वो ईडब्ल्यू से वाले वीडियो में आपका क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे राइटर यही बताना चाह रहा है, राइटर कह रहा है कि अगर हमारे पास डाटा होगा, जैसे आगे भी मंडल कमीशन हुआ था, मंडल कमीशन में जो पर्सनल लोग थे केवल उन्हीं लोगों का जो व्यू आया, इसलिए वो भी एक बहुत अच्छा, कोई हम लोग सटीक नहीं बोल सकते कि हमारे पास डाटा आया। जो सोशल इकोनॉमिक जो कास्ट सेंसस हुआ 2011 में, ये तो फॉल्ट था, इसको पूरी तरीके से सही नहीं माना जा रहा है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इसको यूज़ किया गया है रूरल एरियाज़ में कुछ बेनिफिट देने के लिए, लेकिन सटीक नहीं माना जा रहा है फ्रेंड। ये 2021 में होने वाला था, ठीक है। राइटर आगे ये भी बता रहा है कि ये 2021 में होने वाला था, ठीक है। लेकिन जो है कोविड की वजह से अब ये 2022 में कर दिया गया है शिफ्ट, और 2022 में होगा, डिजिटल फॉर्मेट में होगा, और इसी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों में कि किसको क्या चाहिए ये चीज़ डिस्क्राइब करने में, ठीक है। फ्रेंड्स आप लोग देखते होंगे कि हमारे यहाँ सोसाइटी में यादों का ही अगर कोई किसी को दिखे तो कोई यदु लिखता है, कोई यदुवंशी लिखता है, कोई यादव लिखता है, लेकिन हैं तो सब यादव ही ना। तो इस तरीके से हम लोग एक सटीक नहीं ला पाते कि कौन किस कम्युनिटी से, कौन किस कास्ट से बिलोंग करता है, इसीलिए हमारा डाटा उतना सटीक नहीं होता और हम लोग ये नहीं पहचान पाते कि हमें किसको बेनिफिट्स देना है और किसको बेनिफिट्स नहीं देना है। जैसा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट में कहा गया है जो कि 1993 का है, ये कहता है सेक्शन 11 में कि सेंट्रल गवर्नमेंट हर 10 साल पे रिवाइज कर सकती है, और बैकवर्ड क्लासेस में जो पहले थे
उनको अब हटा के नए बैकवर्ड क्लासेस में नए लोगों को ऐड कर सकती है। मींस इसके भी कहने का मतलब यही था, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट था, इसके कहने का मतलब भी यही था कि गवर्नमेंट को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए और इस पे ध्यान देना चाहिए कि गवर्नमेंट किन लोगों को अभी भी प्रोवाइड करा, अगर जिसको अभी भी गवर्नमेंट फ़ायदा प्रोवाइड करा रही है उनको ज़रूरत है या नहीं है, असल में वो हैं उस कैटेगरी के या नहीं हैं, वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं या नहीं करते, इसके बारे में ये राइटर ने डिस्क्राइब किया है। ठीक है, ये फ्रेंड वही पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया कि 2021 में होने वाला था, 2011 का फ्लॉड था और नॉट यूजेबल था, इसलिए 2021 में होने वाला था, पैंडेमिक की वजह से हट गया है और 2022 में होगा। ठीक, ये डाटा हम लोग यूज़ करेंगे अफर्मेटिव एक्शंस के लिए, और इसको यूज़ करेंगे अपलिफ्टमेंट ऑफ जो बैकवर्ड क्लासेस है इसके लिए, और ये चीज़ डिसाइड करेंगे कि जो लोग पहले बैकवर्ड क्लासेस में थे क्या वो लोग अभी भी उस क्लास में हैं या नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर कोई पहले गरीब था तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अभी भी गरीब हो, और कोई पहले अमीर था तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अब अभी भी अमीर हो। तो इस चीज़ को हमें लेके चलना होगा, तभी हम लोग एक अच्छे मैनर में अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकेंगे। ठीक, ये फ्रेंड बात की जा रही है जो हमारे यहाँ वेंटिलेशन के बारे में। वेंटिलेशन होता क्या है कि इंडोर स्पेस को आप मींस वेंटिलेशन का क्या होता है कि फ्रेश आउटडोर एयर आ सके उस कमरे में जहाँ पे आप रह रहे हो। राइटर कह रहा है कि जब कोविड-19 के बाद जब देश में सब कुछ अनलॉक होने लगा तो कई सारे स्कूल्स, कई सारे ऑफिसेस, कई सारे इंस्टीट्यूशंस खुलने लगे। अब लोग एक ही ऑफिस में बैठकर एक कमरे में काम करेंगे, हो सकता है उन्हीं में से कोई कोविड का पेशेंट हो। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट के कहने का मतलब है वहाँ पे वेंटिलेशन बना के रखिए। ओमिक्रॉन वेरिएंट उतना खतरनाक तो नहीं था, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ओमिक्रॉन वेरिएंट ही है तो राइटर कह रहा है कि आप लोग ऐसे कमरे में ऐसा कुछ सिस्टम करो जिससे वेंटिलेशन उस कमरे में मेंटेन रह सके। यहाँ पे स्कूल्स की बात की जा रही है फ्रेंड। यूएन ने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किया है और उसमें कहा गया है कि 82 वीक्स तक हम लोग युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर हैं जिसमें सबसे ज़्यादा दिनों तक स्कूल हमारे यहाँ बंद थे। इसमें कहा गया है कि 82 वीक्स तक लगभग हमारे यहाँ का स्कूल बंद था। वो क्यों बंद था यही सब बार यहाँ पे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि फ्रेंड एक तो जो पेरेंट्स होते थे वो डरते थे कि हमारे बच्चे को कहीं कोविड ना हो जाए। एक तो वैक्सीनेशन, चिल्ड्रंस का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, छोटी उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया था, इसलिए लोग डरते थे। एक तो डरते थे फ्रेंड्स कि इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जैसे हमारे यहाँ कैपेसिटी जितनी है स्कूलों की उससे कई ज़्यादा उसमें बच्चे हैं, तो इस कारण भी लोग डरते थे कि अगर हम लोग अपने बच्चों को भेजेंगे तो हो सकता है वो इन्फेक्टेड हो जाएं कोविड-19 से। लेकिन राइटर कह रहा है कि अब हमें ये सारी चीज़ें सोचने की बात है और एजुकेशन को एक अच्छे मैनर में आगे लेके चलने की बात की गई है। और बताया गया है कि जैसे अब जो डर था क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों का भी चालू हो गया है, तो इसलिए पेरेंट्स को डरना नहीं चाहिए और जो स्कूल खुल रहे हैं उसमें अपने बच्चों को भेजना चाहिए। यही सारी बातें यहाँ पे बताई गई थी इस स्लाइड में। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूज़ की, जो कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखते हैं। एक तो फ्रेंड रसिया यूक्रेन से अपने कुछ ट्रूप्स को वापस बुला रहा है कि आप वापस चले आइए। तो यूक्रेन से अपने ट्रूप्स को कुछ वापस बुला रहा है, लेकिन कह रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज अभी वहाँ पे चालू रहेगी, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बनाए रखेगा, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता है और रसिया कह रहा है अगर वो नेटो का मेंबर बना तो हम तुरंत ही उस पर हमला कर देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो नेटो का मेंबर बन के और सारी जो 15 और कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर से अलग होके एक अलग देश बने थे उनके साथ मिलके हमारे साथ गद्दारी करे या हमारे साथ। और सबसे बड़ा मुद्दा क्रीमिया वाले इशू पे है। क्रीमिया के लिए रसिया ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था कि इशू पूरा है क्या, एक अलग से अगर हो सकेगा टाइम मिलेगा तो वीडियो भी बना देंगे। इंडिया अपने लोगों को यूक्रेन से टेम्परेरी के लिए कुछ समय के लिए वापस आने को कह रहा है कि जब सिचुएशन वहाँ पे सही हो जाएगी फिर आप लोग चले जाना। एक्सपोर्ट हमारा बढ़ गया, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा तो है फ्रेंड, लेकिन एक्सपोर्ट हमारा हमेशा इंपोर्ट से कम ही रहता है। ठीक है, क्यों इंपोर्ट से कम रहता है? क्योंकि इंपोर्ट हम लोग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं जितना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उससे। ये आप देख रहे हो ये यूक्रेन है। ठीक है, यहाँ पे ये रसिया ने कैसे इसके बॉर्डर पे आप देख रहे हो किस तरीके से इसके बॉर्डर पे फोर्सेस लगा रखी हैं। ठीक है, और ये क्रीमिया है जो कि रसिया ने रेफरेंडम करके अपने पास लिया था 2014 में। ठीक,
आप आगे बढ़ो फ्रेंड। कुछ स्टेट जैसे झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और मणिपुर मॉब लिंचिंग के बारे में एक कानून लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मॉब लिंचिंग कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं होता है। ठीक है, सही नहीं होता फ्रेंड। जैसे कोई मान लो आपके साथ कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रॉपर कानून है, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ है, ठीक, कि उसके तहत आप जाओ और उसको जस्टिस दिलाओ। जस्टिस मे बी डिले बट मे नॉट बी डिनाइड। ठीक, जस्टिस लेट थोड़ा हो सकता है, लेकिन डिनाई नहीं हो सकता, आपको जस्टिस मिलेगा ज़रूर अगर आप सही हो तो। ऐसे में ये कुछ स्टेट्स हैं जो कानून लेके आ रहे हैं, झारखंड, राजस्थान, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। ठीक, इसी के बारे में बात है। मॉब लिंचिंग होता क्या है कि कुछ लोग, जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया तो कुछ लोग एक साथ आए और उनको, उस आदमी को, पर्टिकुलर आदमी को मार दिया। तो इसमें कई बार तो सही होता है फ्रेंड, लेकिन कुछ बार जो है होता है कि वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए कई बार मार देते हैं। तो ऐसे में पुलिस को बड़ी दिक्कत होती है कि वो किसके ऊपर केस लगाए, क्या करे। तो इसमें ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये फ्रेंड इंडिया जो है, इंडिया की ये जो ये है, 1 सेकंड फ्रेंड। फ्रेंड, इंडिया का जो हिजाब वाला मुद्दा नहीं था, जो हमने कर्नाटका में हुआ था, हमने डिस्कस किया, एक अलग वीडियो बनी रखी है रीसेंट प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, रीसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, इसमें जो कंट्रीज आती हैं, उन लोगों ने इसका मतलब थोड़ा मतलब क्रिटिसाइज़ किया है इसको, और मतलब कहा है कि इंडिया ये गलत कर रहा है इस तरीके से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन क्या है, इसका मोटो क्या है फ्रेंड? इसका मोटो है कि जो माइनॉरिटी है उसके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना। इसमें ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, आप लोग देख सकते हो कौन कौन किस किस चीज़ में, कौन सी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ आती हैं, सारी कंट्रीज़ इसमें आती हैं। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज़ जो हैं वो आती हैं। आगे फ्रेंड, जो के फिर से ये हांगकांग में केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ की बात की जा रही है। ये फ्रेंड एक बंगाली सिंगर थी, ये हमारे बीच में अब नहीं रही, इनको आप याद कर सकते हो। और एक न्यूज़ इसी से रिलेटेड और है फ्रेंड, ये दीप सिंधु साहब जो हैं, ये फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट हुआ था रेड फोर्ट में, उसमें इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। ये भी अब हमारे बीच में नहीं रहे, कल एक्सीडेंट हो गया फ्रेंड इनका, जिसमें इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, इसमें कहा गया है इंडिया का सेकुलरिज्म पॉजिटिव है, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें कहा गया है कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि बहुत ही रेयर होती हैं, मींस बहुत ही कम पाई जाती हैं, मतलब ऐसी डिजीज़ होती हैं जो बच्चों को हो गई लेकिन वो उनको होना नहीं चाहिए था। तो ऐसे में सीएसआर को आगे लाने की बात की जा रही है, और कुछ कलेक्टिव होने की बात की जा रही है। मींस क्या कहा जा रहा है कि ऐसी डिजीज़ जो बच्चों को बहुत रेयरली होती हैं, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट सेक्टर होता है फ्रेंड्स, कोई कंपनी होती है, अगर वो प्राइवेट है, आप मान लो, ठीक है, मान लो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, वो हमारे यहाँ काम करती है, हम ही से वो प्रॉफिट लेती है, हम ही को सामान बेचती है, हम ही से वो प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो गवर्नमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट कहता है कुछ पैसा जो आपने प्रॉफिट अर्न किया है, उसका आप सोसाइटी के वेलफेयर में खर्च करो। ठीक है, तो इसी के लिए यही होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को दिमाग में रख के गवर्नमेंट यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फंड आता है, उससे हम लोग जो है ये बच्चों के लिए कुछ कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, जो रेयर डिजीज़ हो जाती हैं बच्चों को। और फ्रेंड, खुद गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्रोवाइड कराने की बात कर रही है, कुछ हेल्प प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। इसमें सस्टेनेबिलिटी, इथिक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखी जाती हैं फ्रेंड। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है, और वैल्यूज़ होती हैं कुछ। इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, आप या तो इन्वायरमेंट के लिए कर दो, या फिर जो है कंट्रीब्यूशन करो किसी भी कॉर्पोरेट चीज़ में या किसी भी पब्लिक वेलफेयर चीज़ में, यही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये भी आप एक डिटेल मैनर में आपको किसी अलग वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि इंडिया रसिया के प्रेशर में आ सकता है, जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है फ्रेंड, जैसे क्वाड की मीटिंग हुई अभी, तो वहाँ पे इंडिया ने रसिया और यूक्रेन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। म्यांमार की इशू पे कहा, इंडिया ने अलग व्यू रखा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इंडिया रसिया के प्रेशर में आ सकता है। फ्रेंड देखिए, हमने डिस्कस किया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उसी से देखिए आप लोग हैकर्स टारगेट कर रहे हैं संसद टीवी को। जो लोकसभा और राज्यसभा टीवी थी, उन दोनों को मर्ज करके एक संसद टीवी बना दिया गया हमारे यहाँ, उसको ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ठीक है,
सीबीआई फ्रेंड, ये एबीजी फ्रॉड हमने एक वीडियो लाने के बारे में आप लोगों से कहा है, हालांकि अभी वो वीडियो नहीं आ पाई है। बहुत ही जल्द वो वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी रिसेंट कंट्रोवर्सी वाले प्लेलिस्ट में। इसमें क्या कहा गया है, एक शिपयार्ड वाली कंपनी थी, ठीक है, एक शिपयार्ड कंपनी थी, एबीजी शिपयार्ड कंपनी। इसने पैसा लिया। इसने पैसा कैसे लिया? 28 बैंकों से इसने पैसा लिया। 28 बैंकों से पैसा लिया। कुछ दिनों तक ये उस पर इंटरेस्ट देता रहा, उसके बाद ये गायब हो गया। तो वो पैसा एनपीए में टर्न हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया वो पैसा। तो यही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है हम लोगों के साथ। 22,842 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है, जो कि 28 बैंकों ने मिल के पैसा दिया था। ठीक है फ्रेंड, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग मतलब पैसा प्रोवाइड कराते हैं लोन के रूप में। तो उसी के तहत ये 28,000 करोड़ जो है ये लिया था एबीजी शिपयार्ड कंपनी जो थी। और इसी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, आपको डिटेल मैनर में हर एक चीज़ समझा दिया जाएगा। आई होप आपको जो इसमें सारी मुद्दे थे वो समझ में आए होंगे और एक अच्छे मैनर में आप लोग समझे होंगे सारी चीज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ फीडबैक देना ना भूला करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग मोटिवेशन बहुत गिर जाता है जब व्यूज़ बहुत कम आते हैं और हम लोग उस लेवल पे काम नहीं कर पाते जिस लेवल पे हमको काम करना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।